का चाचा थामे। G20 के बाद भारत का कद विश्व स्तर पर इतना बड़ा हो गया कि अब दुश्मन भी भारत के खिलाफ कुछ बोलने से पहले कई बार सोच रहे हैं। ऐसा ही एक इस्लामिक देश जो कई वैश्विक मंचों पर कश्मीर को लेकर भारत से विवाद करता आया, अब भारत की शरण में आता हुआ नजर आ रहा है। भारत की बढ़ती हुई ताकत देखकर अब दुश्मन भी भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट की तरफ ये भारत का एक और बेहद मजबूत कदम है, जिसे पूरी दुनिया बेहद गौर से देख रही है। G20 में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं थी। अर्दोगन ने जो किया वो इतनी बड़ी घटना है कि दुनिया के बड़े बड़े अखबारों की पहली हेडलाइन से। अर्दोगन की बातें मोदी को बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत चुभ रही हैं। आखिर ऐसा क्या कहा है अर्दोगन ने जो पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है और भारत के अंदर बड़ी कामयाबी की तरह पेश किया जा रहा है? आखिर क्या है अर्दोगन का ये बड़ा ऐलान, हम आपको बताने वाले हैं। और क्या अर्दोगन ने अपने प्यारे दोस्त पाकिस्तान को धोखा दे दिया है? क्या पाकिस्तान की पीठ में उसके दोस्त तुर्की ने ही छुरा घोंप दिया है? हर सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तैयब अर्दोगन ने G20 समिट के दौरान नई दिल्ली में ही पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आगाह किया। आखिर अर्दोगन का इस बयान के पीछे मकसद क्या था, आज हम इसी की बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे जॉर्जिया मेलोनी की, जो इस वक्त भी भारत के सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। G20 में उनकी बहुत सारी तस्वीरें काफी देखी जा रही हैं और भारत के अंदर G20 के नेताओं में जो बाइडेन और ऋषि सुनक के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो जॉर्जिया मेलोनी की है। आखिर मोदी और जॉर्जिया की डिप्लोमेटिक केमिस्ट्री क्या है जिसने चीन को बहुत तगड़ा झटका दिया है, इसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का ये लटका हुआ चेहरा। पाकिस्तान के लीडर्स और पाकिस्तान की सेना इसलिए बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन नजर आ रही है क्योंकि G20 के अंदर तुर्की ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने बयान दिया है कि मैं G20 की बेहद सफल अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं। मुझे मेरी पत्नी और पूरे तुर्की के प्रतिनिधिमंडल की मेहमान नवाजी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। ये तो शुरुआत थी। अर्दोगन के बयान हर किसी को चौंका रहे थे। मोदी की मेहमान नवाजी से अर्दोगन कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद अर्दोगन ने जो कहा उसने पाकिस्तान को चौंका दिया और परेशान भी कर दिया। अर्दोगन ने कहा कि दुनिया में सिर्फ 5 देश नहीं है, दुनिया 5 देशों से भी बहुत बड़ी है और हमें गर्व होगा कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाए। हमारे कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा परिषद केवल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस तक सीमित नहीं होना चाहिए। हम सुरक्षा परिषद में सिर्फ इन 5 देशों को नहीं रखना चाहते हैं। Can you give a sense of the talks and do you support India's aspirations for a permanent seat in the UN Security Council since G20 also focuses a great deal on fast-tracking reform of global governance? Thank you. भारत जैसा देश अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बने तो ये गर्व की बात होगी, लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया इससे बहुत बड़ी है। दुनिया 5 देशों से कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस नहीं है। सिर्फ ये 5 देश नहीं है। आज नॉन परमानेंट और परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य 5+10 है, लेकिन मेरा मानना है कि रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। अर्दोगन के इस बयान ने पाकिस्तान को डस लिया है। पाकिस्तान पहले से ही गरीबी, भुखमरी, आर्थिक कंगाली, बदहाली, तानाशाही, विद्रोह और हिंसा को झेल रहा है। उस पर अपने दोस्त अर्दोगन का ये झटका पाकिस्तान के दर्द को और ज्यादा बढ़ाने वाला है।
ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय मानी जाएगी, क्योंकि तुर्की एक ऐसा देश है जिसके कश्मीर के मुद्दे पर भारत से मतभेद रहे हैं और वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता रहा है। अगर दुश्मन भी अपनी दुश्मनी भूलकर भारत के साथ खड़े होने को तैयार हो रहे हैं तो ये बड़ी बात है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस भारत को अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दे चुके हैं, लेकिन चीन अब भी भारत का समर्थन करने को तैयार नहीं है और यही सबसे बड़ी अड़चन साबित हो रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या तुर्की अब धीरे धीरे पाकिस्तान का साथ छोड़ने जा रहा है? क्या तुर्की ने अब भारत के समर्थन को मजबूरी में इसलिए स्वीकार कर लिया है क्योंकि पाकिस्तान एक कंगाल मुल्क है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें तुर्की की हैं और राष्ट्रपति एर्दोगन अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कान लड़ाकू विमान पर कुछ दिखा रहे हैं। ये एर्दोगन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बड़े अरमानों से एर्दोगन ने अपने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जो अब पाकिस्तान की वजह से खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की दोस्ती के चलते तुर्की को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। दरअसल तुर्की ने अपना पहला स्वदेशी फाइटर जेट TFX बनाया है, जिसे कान नाम दिया गया है। इस फाइटर जेट की साल के आखिर में पहली उड़ान होनी है, लेकिन तुर्की इस समय भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसने इससे उबरने के लिए और कान जेट को बनाने के लिए अजरबैजान और पाकिस्तान से हाथ मिलाया था। अजरबैजान एक तेल समृद्ध देश है और पैसा दे सकता है। वहीं पाकिस्तान खुद ही दुनिया से कर्ज की भीख मांग रहा है। ऐसे में फाइटर जेट प्रोग्राम में वो कितनी मदद कर पाएगा, इसको लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन टेंशन में आ गए हैं। यही वजह है कि एर्दोगन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए खुद पार्टनर की तलाश में जुट गए हैं। तुर्की के कान लड़ाकू विमान की कीमत $10 करोड़ है, यानी एक कान लड़ाकू विमान 830 करोड़ रुपए का है। ऐसे में तुर्की के लिए ऐसे सैकड़ों विमानों के लिए लाखों करोड़ की बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल का सबब बन रहा है और लड़ाकू विमानों के मामले में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को टक्कर देने का एर्दोगन का ख्वाब भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे तुर्की कश्मीर को लेकर अपना रुख बदल रहा है, क्योंकि G20 बेहद शक्तिशाली समूह है। ऐसे में तुर्की एक ऐसे देश के लिए संगठन में अलग थलग नहीं पड़ना चाहेगा जो उसका हिस्सा ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान किसी दूसरे देश को प्रभावित करने के काबिल भी नहीं है। कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान के साथ रिश्तों के लिए तुर्की की नीति का हिस्सा भर है। एर्दोगन का बयान भले ही पाकिस्तान को अच्छा न लगा हो, लेकिन इस्लामोफोबिया के मुद्दे पर एर्दोगन अपने स्टैंड पर कायम है और उन्होंने इस्लामोफोबिया पर बयान उस वक्त दिया है जब G20 की बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे, जिन्होंने फ्रांस के स्कूलों में इस्लामी लिबास अबाया पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी थी, जिन पर इस्लामोफोबिक होने के आरोप लगते रहे। जॉर्जिया मेलोनी को एक बयान की वजह से काफी आलोचना झेलनी पड़ी है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम प्रवासियों को इटली के लिए एक खतरा बताया था। जॉर्जिया मेलोनी उस वक्त भारत के अंदर काफी पॉपुलर हो गई थी, जब दिल्ली में दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नेता बताया था। Approval rate that the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. मेलोनी जब G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आई तो यहाँ उनकी हर तस्वीर लोगों के मोबाइल पर वायरल होने लगी। मेलोनी इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और उन्होंने भारत के जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें भारत के प्रति आकर्षण नजर आता है और इसीलिए भारत में भी उन्हें काफी प्रसिद्धि मिल रही है। सोशल मीडिया पर उनके काफी मीम्स और वीडियो वायरल हैं। जॉर्जिया मेलोनी जब G20 की बैठक के लिए हिंदुस्तान आई तो 3 बार उनकी खास मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आई। पहली बार उस वक्त जब पहले सत्र में कोणार्क के सूर्य चक्र के सामने मेलोनी और नरेंद्र मोदी मिले। इसके बाद दूसरे सत्र में जब मेलोनी भारत मंडपम में डिनर के लिए आए तो नालंदा की तस्वीर के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने उनको रिसीव किया। और तीसरी बार उस वक्त मोदी और जॉर्जिया मेलोनी साथ नजर आए जब राजघाट पर मोदी ने मेलोनी को खादी भेंट की थी। तब
मोदी ने मेलोनी को बापू आश्रम के बारे में और महात्मा गांधी की विचारधारा के बारे में भी समझाया। लेकिन अगर मेलोनी की असली लोकप्रियता देखनी है तो आपको इटली चलना होगा। साल 2008 में मेलोनी 31 साल की उम्र में इटली की सबसे युवा मंत्री बनी थी। इसके 4 साल बाद यानी साल 2012 में मेलोनी ने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बनाई। टीनेजर रहते हुए भी मेलोनी नियो फासिस्ट मूवमेंट में शामिल हुई थी। इसकी शुरुआत इटली के पूर्व तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों ने की थी। फिर 2021 में जॉर्जिया मेलोनी की किताब आई। इसका नाम आई एम जॉर्जिया था। किताब में भी मेलोनी ने यह कहा कि वो फांसीवादी नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद को वर्ल्ड वॉर 2 के समय इटली के लीडर रहे मुसोलिनी का वारिस भी बताया। जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी दोनों में ये खास समानता यह है कि दोनों ही राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं और दोनों ने मिलकर एक बार फिर से चीन को एक बड़ा झटका दिया है। G20 के पहले सत्र के स्वागत समारोह में जब प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया कोणार्क के सूर्य चक्र के सामने ठहाके लगा रही थी, तब ये तस्वीरें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को काफी चुभ रही होंगी। दरअसल इटली ने निजी तौर पर चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को बता दिया है कि उनका देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर इटली के संबंध अमेरिका से खराब हो गए थे। इटली G7 का एकमात्र ऐसा सदस्य है जो चीन के BRI में शामिल हुआ है। जॉर्जिया मेलोनी ने चीन के प्रधानमंत्री को यह जानकारी नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दे दी है कि अब वो चीन के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल रहे हैं। ये भारत के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर मानी जा रही है। अगर सही मायनों में भारत की ताकत का दुनिया को एहसास हुआ तो वो है G20 में भारत की जबरदस्त कामयाबी। अगर सही मायनों में मोदी सरकार का लोहा दुनिया ने माना तो वो है युद्ध और चीन के मुद्दे पर भारत की गजब कूटनीतिक जीत। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे राम राज्य के मिशन में भारत आगे बढ़ रहा है। और 10 सितंबर 2023 को जब भारत की राजधानी दिल्ली में 40 देशों के 170 वीवीआईपी दुनिया की सुरक्षा और विकास के लिए एक जगह जमा हुए, तो उस वक्त पश्चिमी देश और चीन का मीडिया चीख रहा था कि भारत G20 का साझा घोषणा पत्र किसी भी कीमत पर जारी नहीं कर पाएगा। चीन को लग रहा था कि G20 में शी जिनपिंग के ना जाने से भारत में G20 का शिखर सम्मेलन नाकाम हो जाएगा। चीन को लग रहा था कि अमेरिका और यूरोप के धाकड़ राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के सामने पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की एक नहीं चलेगी। लेकिन भारत मंडपम की पहली झलक से साबित होने लगा था कि मोदी का भारत G20 में राम राज्य के दर्शन कराने जा रहा है, जहां सिर्फ विकास की बात होगी, जहां युद्ध की हर तरफ से हार होगी, जहां चीन की दादागिरी तबाह होगी। G20 में मोदी के मुरीद पुतिन। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भारत ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को G20 पर हावी नहीं होने दिया। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मोदी के 5 चाणक्यों ने G20 शिखर सम्मेलन में पहले ही दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी करा दिया। हम आपको साबित करने जा रहे हैं कि कैसे भारत ने G20 में शामिल पश्चिमी देशों को युद्ध के मुद्दे पर हावी नहीं होने दिया। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भारत ने चीन को एशिया से अफ्रीका और अफ्रीका से यूरोप तक लगभग 6000 किलोमीटर के इलाके में बुरी तरह से रगड़ने का प्लान बना लिया है। हम आपको बताएंगे भारत की कूटनीति, राजनीति और अर्थनीति के वो बुलंद फैसले जिसने मोदी के भारत को सुपर पावर बना दिया है। G20 में मोदी के 5 चाणक्य। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future.
That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. 200 घंटे, 300 मीटिंग और 15 मसौदे भारत ने पास करा के G20 को बेमिसाल बना दिया। सबसे पहले आप ये जानिए कि मोदी के नेतृत्व में कैसे एशिया से यूरोप तक और यूरोप से अफ्रीका तक भारत की धमक और चमक G20 में दिखाई दी है। सैकड़ों की तादाद में G20 को कवर करने विदेशी मीडिया के लोग भी भारत के तेवर और फैसलों को देखकर हैरान रह गए। जरा देखिए दुनिया भर के फॉरेन एक्सपर्ट G20 में भारत पर क्या कह रहे हैं। मोदी का भारत, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। जब से G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुए हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में हुए G20 में पश्चिमी देश एक बार भी हावी नहीं हो पाए। रूस यूक्रेन युद्ध को भारत ने G20 का मुद्दा एक बार भी नहीं बनने दिया है, जिसकी वजह से पूरा यूरोप और यूक्रेन हैरान और परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने रूस के खिलाफ युद्ध को हथियार कैसे बनने से रोक दिया। पुतिन भी मोदी की चाणक्य नीति से हैरान है। पुतिन को लग रहा था कि भारत में G20 रूस के खिलाफ साजिश का अखाड़ा बन जाएगा, लेकिन हकीकत में रूस के साथ भारत ने G20 में पूरी वफादारी दिखाई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में हुए G20 से ऐसी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। शी जिनपिंग खुद को G20 का मसीहा मान रहे थे, लेकिन मोदी की चाणक्य नीति की वजह से एक बार भी ऐसा नहीं लगा है कि G20 में शी जिनपिंग की जरा भी जरूरत थी, बल्कि एशिया, अरब, अफ्रीका और यूरोप के देशों ने भारत के दम पर चीन के खिलाफ कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने G20 के मंच से चीन के कर्ज जाल को बेनकाब कर दिया है और 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को G20 का 21वां सदस्य बना लिया। मोदी की अफ्रीका कूटनीति से शी जिनपिंग का चीन बुरी तरह से बिलबिला रहा है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मोदी का भारत, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत यूरोप और अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुख को यह कहना पड़ा है कि भारत ने सही मायनों में G20 को सफल बना दिया है। पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पुराने मित्र रूस को युद्ध के गंभीर आरोपों से कैसे बचाया जाए। साथ ही भारत की जिम्मेदारी यह भी थी कि ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को युद्ध और भीषण करने से कैसे रोका जाए। अगर G20 रूस यूक्रेन युद्ध का अखाड़ा बन जाता तो तैश में आकर पुतिन विनाशक जंग कर सकते थे, लेकिन मोदी के भारत ने भारत मंडपम में कुछ ऐसा किया कि पश्चिमी देश, यूरोप और एशिया के राष्ट्र प्रमुखों को युद्ध पर माथापच्ची करने का मौका ही नहीं मिला। G20 में शामिल हुए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मोदी की कूटनीति और राजनीति को देखकर हैरान है। जरा देखिए सर्गेई लावरोव ने G20 पर क्या कहा है। G20 में मोदी के मुरीद पुतिन। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध को हावी नहीं होने देने के लिए भारत की सराहना की है। मीडिया से बात करते हुए लावरोव ने कहा कि भारत के G20 एजेंडे का यूक्रेनीकरण नहीं होने दिया गया।
रूस ने नई दिल्ली घोषणा पत्र में प्रयोग किए शब्दों के लिए हैरानी जताते हुए कहा है कि ऐसे घोषणा पत्र की तो उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी। लावरोव ने कहा कि जब G20 के सदस्य देश इस पर सहमत हुए तो शायद ये उनकी अंतरात्मा की आवाज थी। स्पष्ट रूप से कहें तो हमें ऐसे घोषणा पत्र की जरा भी उम्मीद नहीं थी। G20 में भारत ने रूस के पक्ष में पूरी दुनिया के सामने सही तस्वीर पेश की है। रूस इसे कभी नहीं भूलेगा। G20 में राम राज्य के दर्शन, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप दुनिया को भारत ने दिखाया है। यही वजह है कि भारत में G20 को राम राज्य का दर्शन बोला जा रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि भारत ने 18वीं G20 शिखर सम्मेलन में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से चीन बौखला गया है। भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में साबित किया है कि जो दोस्त बनकर साथ देगा उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार होगा और जो दुश्मनी लेकर G20 को बर्बाद करने की कोशिश करेगा उसको दुश्मनों जैसा जवाब दिया जाएगा। मोदी का भारत, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। दिल्ली में G20 समिट ने दुनिया में भारत की भागीदारी के कई दरवाजे खोले हैं। समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। चीन के BRI और CPEC के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक कब्रिस्तान साबित होगा। चीन के अरबों खरबों डॉलर वाला BRI और CPEC चीन की आर्थिक और रणनीतिक ताकत के तौर पर देखा जाता है, जो एशिया से यूरोप और यूरोप से अफ्रीका तक गरीब देशों को भारी भरकम कर्ज के मकड़जाल में फंसाता जा रहा है। लेकिन अब G20 के 8 से ज्यादा देशों ने मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से जिनपिंग के चीन की दादागिरी को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में शामिल हो गए हैं। कुल 8 देश इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में अब तक शामिल हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का फायदा इजरायल और जॉर्डन को भी मिलेगा। मोदी का भारत, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये तस्वीरें 15वीं ब्रिक्स समिट की हैं, जहां शी जिनपिंग को ऐसी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था जो अब धीरे धीरे पूरे चीन का भविष्य बनता जा रहा है। चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ठीक पीछे उनका स्टाफ और सिक्योरिटी कमांड थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने गेट से कॉरिडोर में दाखिल होने की कोशिश की तो वहां मौजूद प्रोटोकॉल टीम ने उन्हें ना सिर्फ रोक दिया बल्कि एंट्री गेट भी बंद कर दिया। अब आगे जिनपिंग थे और पीछे बंद दरवाजा। G20 में नहीं पहुंचने वाले शी जिनपिंग के साथ कुछ ऐसा ही G20 में हुआ है। चीन के लिए शी जिनपिंग की तरह दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। जरा देखिए कैसे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर चीन के लिए काल बनता जा रहा है। मुंबई से शुरू होने वाला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का विकल्प होगा। यह कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचने में करीब 40% समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं। इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता होगा।
G20 में राम राज्य के दर्शन। पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, यह कहना गलत नहीं होगा। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर चीन के BRI के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि दिल्ली में G20 समिट में एक बार फिर अमेरिका ने अपनी पुरानी योजना को आगे बढ़ाया है। चीन का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस योजना के विस्तार का खाका पेश किया है। चीन का दावा है कि दुनिया में आइसोलेट करने के मकसद के साथ अमेरिका के इस प्रोजेक्ट को भी अभी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। गल्फ और अरब देशों में रेल लाइन का वादा किया गया है, लेकिन अमेरिका के पास वास्तविक इरादा और क्षमता नहीं है। चीन भले ही खुद को बहलाने के लिए लाख दावे कर ले, लेकिन भारत ने G20 से दिखा दिया है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है और G20 से भारत दुनिया भर में राम राज्य के दर्शन कराने को मिशन बना चुका है। भारत से G20 की दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। चीन हैरान और पाकिस्तान परेशान है। भारत ने G20 के पहले दिन ही घोषणा पत्र पर सहमति कैसे बना ली? G20 में इसे भारत की सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दुनिया को अब मालूम चला कि G20 में मोदी ने ऐसे शानदार शेरपा उतार दिए थे जिसने चीन समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। G20 में मोदी के शेरपा। भारत की राजधानी दिल्ली में 40 देशों के प्रमुख और टॉप अधिकारियों ने मोदी के मिशन का जलवा देखा। दुनिया ने देखा कि कैसे मोदी के तेज तर्रार विदेश मंत्री जयशंकर के प्लान पर भारत के शेरपा ने कमाल कर दिया। बुलंद भारत के बहादुर शेरपा। भारत मंडपम में G20 के 170 VVIP ने बुलंद भारत के बुलंद फैसले देखे। दुनिया को अब पता चल रहा है कि PM मोदी के टॉप अधिकारी कैसे बिना शोर शराबे के G20 में चीन को पटकने की तैयारी कर चुके थे। किसी को पता नहीं था कि मोदी ने बाइडेन को अपने अधिकारियों के जरिए कैसे G20 का मास्टर प्लान भेज दिया था। कौन थे मोदी के वो सीक्रेट अधिकारी जिन्होंने G20 में शी जिनपिंग की ऐसी हालत कर दी है कि वो G20 में आने से ही इनकार करने लगे। पंद्रह मसौदे, 200 घंटे, 300 बैठकें। वाह शेरपा वाह। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में भारत ना सिर्फ दुनिया को भारत के संविधान और लोकतंत्र की ताकत दिखाई है, बल्कि भारत ने यह भी दिखाया है कि भारत के टॉप अधिकारियों का बौद्धिक स्तर, उनकी कूटनीतिक क्षमताएं, उनमें जीत का जुनून किस कदर भरा हुआ है। यही वजह है कि जब दुनिया रूस और यूक्रेन जंग में बटी हुई है, ऐसे विकट हालात में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, इंडियन ब्यूरोक्रेट और G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने गजब का काम किया है, जिसकी उम्मीद ना तो अमेरिका को थी और ना ही चीन को। चीन तो डंके की चोट पर कह रहा था कि दिल्ली में G20 पर साझा घोषणा पत्र किसी भी कीमत पर नहीं आ पाएगा, लेकिन भारत ने 9 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने के महज 4 से 5 घंटे के अंदर ही G20 का नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी करवा दिया। खुद PM मोदी ने इसकी घोषणा की। अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है।
मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 में मोदी के शेरपा। G20 घोषणा पत्र की खास बात यह रही कि इस पर 100% सहमति बनी। घोषणा पत्र पर ना तो रूस यूक्रेन विवाद का साया पड़ा और ना ही चीन की पैतरेबाजी काम आई। पीएम मोदी इस सफलता पर बेहद खुश थे। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा, मुझे अच्छी खबर मिली है। हमारी टीम की कड़ी मेहनत के कारण नई दिल्ली G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र पर आम सहमति बन गई है। मैं इस घोषणा को अपनाने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं अपने शेरपा मंत्रियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और इसे संभव बनाया। बड़ी खबर आ रही है। देश के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड